दोस्तों, आज की कहानी है महाभावी को सिर पर मत चढ़ाओ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। बड़े भैया की सोनी कलाई को सजाने, माँ बाप के सोने आंगन को सकाने नैनी परी ने जन्म लिया है। उसकी एक छवि पाने के लिए दोनों भैयों में ही लगी है। पर दादी तो उन्हें सोने ही नहीं दे रही है। सोटी ही तुमसे नहीं संभलेगी, ऐसा कहकर उन्हें दूरी भगा देती थी। सभी की लाडली नैनी काव्या दादा दादी माँ बाबा और भाइयों बड़े भाइयों की सत्तर साया में बढ़ रही थी। नाम के अनुसार ही उसकी मधुर वाणी पूरे घर में गुंजायमान रहती थी और उस पर उसकी मोहिनी और सुंदर छवि सभी को आकर्षित करती थी। तो खिलाती जबान से जब आप कुछ बोलती तो सभी उसको सुनकर निहाल हुए जाते थे। समय अपनी आबद गति से बाहर जा रहा था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद काका ने कॉलेज की ओर रुख किया। उसकी सुरक्षा को लेकर बड़े भैया बड़े चिंतित रहते थे। दोनों भाइयों की ड्यूटी लगी थी। एक उसे कॉलेज छोड़ता और एक वापस ले आता, क्योंकि जमाना बड़ा खराब था, ऐसा दादा दादी का कहना था। जब उसकी हम उम्र सहेलियां अपनी अपनी स्कूटी को लेकर कॉलेज जाती थी तो काव्या का भी बड़ा मन होता था कि मैं भी अपनी खुद की स्कूटी लेकर अपने तरीके से कॉलेज जाऊं। लेकिन दादा दादी के आगे किसी की ना चलती थी और संस्कारी काव्या अपने दादा दादी का प्रतिकार भी नहीं करना चाहती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। काव्या ने अपनी कॉलेज में टॉप किया, यूं ही कहे कि सर्वगुण संपन्न किया था। काव्या पढ़ाई लिखाई सिलाई कढ़ाई बुनाई घर के सभी काम में वह पारंगत थी और बड़ों की आज्ञा पालन करना तो उसमें कुट कुट कर भरा था। ये सभी उसके माँ बाबा और परिवार जन दादा दादी की शिक्षा का ही परिणाम था। अब उसके विवाह की चिंता माँ बाबा को सताने लगी। योग वर की खोज और शुरू होने लग गई। ऐसा वर पर ऐसा घर चाहिए जो उनकी सीधी सादी प्यारी सी काव्या को खुश रख सके, उस पर जरा सी भी आस ना आए, क्योंकि पूरे घर भर की वह लाडली जो थी आखिरकार माँ बाबा की और भाइयों की लाडली दादा दादी की दुलारी कार्य के लिए एक एक संयोगवर मिल गया। लड़का पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी सरकारी वाला था। सगाई की रस्म पूरी कर विवाह की तारीख के लिए पंडित जी को बोल दिया गया। महीने भर के बाद का मुहूर्त निकला। इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो सकती हैं, माँ ने दलील दी। लेकिन बाबा अपनी बेटी के विवाह में कुछ भी परेशानी नहीं उठाना चाहते थे। अरे पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने महीने भर बाद ही के मुहूर्त में अपनी बिटिया का विवाह करने का ठान लिया। आनन फानन में सारी तैयारियां होने लगी। सभी को अलग अलग काम बांट दिए गए और भी रिश्तेदार आदि से जिनमें जो काम हो सकता था वह उन्हें समझा दिया गया, ताकि बिटिया के विवाह में कोई भी कोताही ना बरती जाए। दोनों भाभियां अपनी प्यारी ननद के विवाह में पूरे मनयोग से लग गई, क्योंकि तब इतनी प्यारी प्यारी ननद जो उसे मिली हैं। ननद कम और छोटी बहन की छवि अधिक नजर आती थी। दादी ने भी अपनी तिजोरी में से कुछ परंपरागत गहने अपनी प्यारी पोती के लिए निकाल दिए और माँ तो कोई कसर उठा नहीं रखना चाहती थी। सभी तैयारियां सुचारू रूप से होने लगी और वह घड़ी भी आ गई जब प्यारी काव्या दुल्हन बनी नजर आई। माँ व दादी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले कि जिससे इतने लाड प्यार से पाला था वो सीढ़ियां हमारे आंगन को सोना कर जाएगी, लेकिन बेटी तो विदा करना ही है। आंखों में अपने अपने ही स्नेहिल जनों का असीम प्यार लेकर काव्या ससुराल आ गई।
सास ने बड़े मनोयोग से उसका स्वागत किया और उसे अपने कमरे में भेज दिया। जाओ, थोड़ी देर जाकर सुस्ता लो, दिन भर शादी की रस्मों के बीच काफी थक गई होगी। यह देखकर कुछ रिश्तेदारों को अटपटा सा लगा, लेकिन उस वक्त कुछ बोले नहीं। बहू अपने कमरे में चली गई। थोड़े खुसुर पुसुर होने लगे लेकिन काव्या की सास ने किसी की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने सब अनसुना कर दिया, क्योंकि रिश्तेदारों को भी कुछ कह नहीं सकते थे। खैर, थकान उतारने के बाद मुंह दिखाई की रस्म भी करनी थी। काव्या की सास लीना ने अपनी बेटी सुरुचि से कहा कि जाकर भाभी को तैयार करके ले आ, ताकि मुंह दिखाई की रस्म हो सके। सुरुचि को अपनी माँ का अपनी भाभी के प्रति इतना अपमान थोड़ा अखर रहा था। कहने लगी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ मेरे ससुराल में हुआ ही नहीं था। मेरी सास तो अभी तक मुझसे बहुओं जैसा ही व्यवहार करती है। और एक आप हो। सुरुचि अपनी माँ को कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने बीच में ही उसे टोक कर चुप करा दिया। कुछ देर मेहमानों की आव भगत कर बहू काव्या के पास चली गई और कहा, बारी साड़ी उतार कर कुछ इजी पहन लो, थोड़ी रेस्ट कर लो, शाम को फिर मुंह दिखाई के लिए तैयार होना है ना। नीचे जाकर देखती है तो उसकी बेटी सुरभि व उसकी जेठानी व देवरानी बहू के दहेज के सामान को उलट पुलट रही है। वह काफी मिनमेक निकाल रही है। ये देख काव्या की सास लीना से रहा नहीं गया, तुरंत ही टोक दिया, उसकी हैसियत से अधिक ही उन्होंने दिया है हमें काव्या जैसी सुंदर सुशील बिटिया मिल गई है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। ये सुन सुरभि और वो दोनों चुप हो गई। शाम हो गई। मुंह दिखाई के लिए काव्या को तैयार कर दिया गया। माँ लीना ने सुरभि से कहा, जाकर काव्या को ले आओ। सजी धजी काव्या जब नीचे उतरी तो सभी की नजर उस पर ही ठहर गई। नेट के घूंघट से उसका सौंदर्य और भी आकर्षित कर रहा था। रोहित तो उस पर निहाल हुए जा रहा था। सभी मुंह दिखाई कर रहे थे और उसे थे मुंह दिखाई की रस्म होते होते करीब 2 घंटे गुजर गए। मेहमान एक एक करके विदा होते गए, खाना खाकर विदा होते गए। अब घर में थोड़े ही लोग बसे थे। लीना ने सुरभि से कहा कि बहू को उसके कमरे में पहुंचा दो। अगली सुबह काव्या अपनी माँ की दी सीख के अनुसार जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और नीचे गई। लीना चाय पी रही थी। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहू इतनी जल्दी उठ गई और कहने लगी, बहू काव्या से कहने लगी, इतना जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ा आराम से उठ जाती। अब लो आई गई हो तो लो चाय पियो और नाश्ता करो। फिर दोनों सास बहू बातें करने लगी। काव्या को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में ही लीना बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ काव्या से पेश आ रही थी, ताकि उसे ना लगे कि वह पराए घर में है। थोड़ी देर में उसकी माँ का फोन आ गया। माँ, दादी, भाभी आज सभी पूछने लगी कि कैसी है बिटिया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन जब काव्या ने बताई, अपनी सास के बारे में बताया, तो सभी की फिक्र जाती रही। अपनी पीहर वालों से बात कर काव्या को पहली रसोई बनाने के लिए सास लीना ने कहा। काव्या वैसे पाक कला में निपुण थी, लेकिन दूसरे माहौल में उसे कुछ बनाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। तभी लीना रसोई में आ गई और उसकी मदद करने लगी। सभी की पसंद के बारे में बताकर उसकी परेशानी थोड़ी कम कर दी और दोनों सास बहू खाना बनाकर बाहर आ गई। खाने की टेबल पर ननंद, नंदोई, पति देव, ससुर, राकेश सभी बैठे थे। काव्या की सास ने खाने की टेबल सजाने में उसकी मदद की और सभी को खाना परोस कर उसे भी खाना खाने के लिए बैठा जाने को कहा। खाना खाते खाते सभी काव्या की बड़ी तारीफ कर रहे थे। उसकी ननंद सुरभि को यह थोड़ा अखर रहा था। थोड़ा आकांत पाकर वह अपनी माँ से बोली कि तुम भाभी को कुछ जरूरत से ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ा रही हो।
तब लीना ने कहा कि यदि मैं उसे परम से प्यार और अपनापन दूंगी तो मेरी बेटी के समान रहेगी, और यदि मैं बात बात पर उसकी गलतियां निकाल लूंगी तो वह मेरे से एक दूरी बना लेगी। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर माफ नहीं कर देती थी? तुम मुझे यदि अपनी बहू के साथ प्यार से रहना है, उसे अपनी बेटी बनाना है, तो पहले मुझे ही करनी होगी। वह तो बच्ची है, मैं जैसा प्यार दूंगी वह उसी में ढल जाएगी। माँ की बातें सुनकर सुरभि माँ से कहने लगी, सच में आप जैसी सास और माँ सभी को मिले। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।